Hello everyone. So let's start our next class. है ना? क्या करने वाले हैं मैम आज के क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्राइवेट कंपनी, है ना? प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अगर क्विकली एक बार रिकॉल करें तो प्राइवेट कंपनी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा एज प्रिस्क्राइब्ड और जिसके आर्टिकल्स में होगा रिस्ट्रिक्शन. It restricts the number transferability of shares. It limits the number of members to 200 and it prohibits the invitation to public to subscribe to any securities. अब जो लिमिट ऑफ 200 होती है उसमें दो चीजें हमने पढ़ी थी. एक की जॉइंट होल्डर्स को हम 1 काउंट करेंगे और दूसरा की जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको इस लिमिट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना? सम अप करें तो हमने यही पढ़ा है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में. यस एवरीवन, ओके. So today we are going to read the other type of definition क्योंकि हम पढ़ रहे हैं on the basis of number of members, है ना? और हमने देखा कि सेक्शन 3 में कंपनीज एक्ट के बोला गया है कि यार कंपनी बनानी है तो या तो प्राइवेट बनाओ या तो पब्लिक बनाओ या तो ओपीसी बनाओ. यही 3 ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा आपके पास कोई चौथा ऑप्शन है ही नहीं, है ना? तो प्राइवेट हमने पढ़ ली कि प्राइवेट बनानी है तो 2 लोगों से बनेगी और ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. पब्लिक बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? पब्लिक बनानी है तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है. और ये क्या बात कर रहे हो मैम, तो ओपीसी कहां गया? अब देखो, बात अगर निकली है तो दूर तक तो जाएगी. सी, I'll tell you ideally what the situation is. When I talk about company, there can either be a private company or a public company. अरे क्या बात कर रहे हो मैम, ओपीसी कहाँ चला गया? ओपीसी क्या है? प्राइवेट का ही एक हिस्सा है. मतलब ओपीसी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी. ओपीसी इज नॉट अ पब्लिक कंपनी. ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी. ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी विद सम यूनिक फीचर्स. OPC is a type of private company with just one member. मतलब एक मेंबर भी बना सकता है उसको, एक मेंबर ही बना सकता है उसको, मुझे ऐसा बोलना चाहिए. with just one member and कुछ अलग फीचर्स होते हैं and some special features, ऐसा समझ लो. ठीक है, ठीक है. तो ये तो एक अलग ही कैटेगरी में चली गई. अब या तो प्राइवेट है या तो पब्लिक है. जो प्राइवेट है वो प्राइवेट है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है. ये दुनिया की सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन होती है ना, वैसी है. प्राइवेट वो पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. क्या बात है. एंड हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज प्रिस्क्राइब्ड, जो हमने प्राइवेट कंपनी में भी पढ़ा था. वहां पे भी तो क्या था? मतलब अगर मैम हमें एक पब्लिक कंपनी बनानी है, मान लो भाई, सपने तो हमारे बड़े बड़े हैं ही हैं, है ना? और क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता भी है और बहुत ज़्यादा होता है. मतलब ऐसे तो यू आर डूइंग सच ब्यूटिफुल प्रोफेशनल स्टडी दैट यू ऑलवेज हैव इमेंस अपॉर्चुनिटीज़. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं जाना, यू कैन ऑलवेज बी गुड, वेरी 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 गुड in managerial positions also. तो why not become an entrepreneur, है ना? तो आप वो भी बन सकते हो undoubtedly. बट फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं कि अगर मैम ऐसी सिचुएशन आ जाए, मैं चाहती भी नहीं और एग्जाम्पल भी नहीं लेना चाहती, इसलिए थोड़ा हेजिटेट कर करके बोल रही हूँ, बट फिर भी यार जीवन है ना? हर चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है. तो मान लो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि रिजल्ट नहीं 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 फेवर में आया, आप क्या करेंगे? फीलिंग तो देखो ऐसी आती है जैसे जो 99 वाला सांप होता है ना, वो काट गया हो. बिकॉज आप पूरे टाइम इतना 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 तक आते हो एंड द लास्ट मोमेंट व्हाट इट इज, बैक टू बेसिक्स, है ना? वापस से वो पूरा स्ट्रगल, वापस से वो पूरी मेहनत, बाप रे, बहुत बहुत चोट पहुंचते, बहुत हर्ट होता है. तो ये एक तरीके का आपके लिए मोटिवेशन भी है दैट यार वो सिचुएशन नहीं लेके आनी है लाइफ में. बट अगर वो सिचुएशन कभी लाइफ में आती है या फिर किसी और रीजन से लगता है कि नहीं यार, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी या दिस इज नॉट द राइट पाथ फॉर मी, देन यू ऑलवेज हैव इमेंस अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. कभी भी डिसहार्टन नहीं होना है, ठीक है? तो अगर मान लो आप
हम लोग देखो पॉजिटिव ही चीज सोचेंगे, हम नेगेटिव तो सोच ही नहीं रहे हैं ना। तो अगर मान लेते हैं कि हम जब सीएमए बन गए, ठीक है, उसके बाद हमारा मन किया कि यार मैम हमारे पास तो इतना दिमाग है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, हमारे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया, व्हाई नॉट डू अ बिजनेस। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको ना प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स वगैरह करनी है तो देन कंपनी नहीं कर सकती है, ठीक है। वहां पे आपको पार्टनरशिप एलएलपी ये सब बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपको बिजनेस करना है। कितने लोग मिलके पब्लिक कंपनी बना सकते हैं? पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? नहीं पता है तो क्या करना है, चुल्लू भर पानी लेना है और डूबना नहीं, अपने ऊपर डालना है, क्योंकि जागो, अब तो जागो। दिस इज योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न दीज थिंग्स। मिनिमम 7 मेंबर्स, कम से कम 7 लोग चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? यही तो कमाल की बात है, देयर इज नो लिमिट एट ऑल। कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, तो मिनिमम 7, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट एट ऑल। ओके मैम। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं मैम? मिनिमम डायरेक्टर्स हैव टू बी 3 एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे मैम? मैक्सिमम डायरेक्टर्स अगेन 15 विच कैन बी इंक्रीज, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल यही है। तो ये बेसिक्स आपको पता है, ठीक है। अब मैंने बोला पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, पहली चीज विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी and whose paid up capital, whose minimum paid up capital is as prescribed, है ना। तो अब दूसरा सवाल आप मुझसे क्या पूछोगे, मैम पैसा कितना लगेगा पब्लिक कंपनी बनाने में? प्राइवेट कंपनी में तो आपने बड़ी छूट दे दी, बोल दिया यार कुछ भी पैसा है जेब में 500 रुपये भी है तो भी शेयर कैपिटल में डालो और कंपनी बना सकते हो। तो हम तो बड़े खुश है कि चलो बाद में लोगों के पास जाएंगे, ऐसे 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 पैसे मांग लेंगे, थोड़ा सा उनको शेयर्स वेयर्स दे देंगे, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक होता है, लोन दे देगा, है ना। चाचा विधायक है हमारे, कुछ भी कर लेंगे हम लोग, है ना। पब्लिक कंपनी कैसे बनाएंगे? पब्लिक कंपनी के लिए भी तो पैसा चाहिए, कितना चाहिए? अगेन देयर इज नथिंग एज प्रिस्क्राइब, मतलब मैम पब्लिक कंपनी भी 500 रुपए के कैपिटल से खुल सकती है, हाँ। तो मैम डिफरेंस क्या है, उसमें 2 लोग, इसमें 7 लोग, फिलहाल ये डिफरेंस है। अच्छा मैम, और जो आपने बताया था वो रिस्ट्रिक्शन और वो लिमिटेशन और वो प्रोहिबिशन, वो सब क्या नहीं है? नहीं है ना। रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे बिल्कुल भी नहीं है, द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। लिमिट बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, तो कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक बिल्कुल भी नहीं है, आप जाके पब्लिक से पैसे ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम क्या आती है? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम क्या है? प्रोवाइडेड, उसके पहले मैं आपसे ये पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार क्विकली। इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3। ये सबको क्लियर है? बहुत ही बेसिक है मैम, एकदम क्लियर है। अब provided that a company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purposes of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles। क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई ऐसा हो सकता है कि आपने कोई पब्लिक कंपनी बनाई या आपने कोई प्राइवेट कंपनी बनाई, ठीक है ना। आपने कोई पब्लिक कंपनी बनाई या आपने कोई प्राइवेट कंपनी बनाई, क्या ये पब्लिक कंपनी या ये प्राइवेट कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्यों शेयर होल्डर नहीं बन सकती? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, शेयर होल्डर कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट ऑल्सो। एक कंपनी दूसरी कंपनी में के क्या शेयर्स नहीं खरीदती है? बिल्कुल खरीदती है यार, क्या बात कर रहे हो, है ना। ऐसा थोड़ा है कि हम और आप ही शेयर्स खरीदेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, रिलायंस की कितनी सारी खुद की अभी सब्सिडियरी का कंसेप्ट बताती हूँ, बट है ना। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने बोला कि पब्लिक कंपनी यू मे इन्वेस्ट इन
शेयर्स ऑफ another कंपनी। हाँ या ना? अब वो another कंपनी क्या हो सकती है? दैट another कंपनी कुड बी अ पब्लिक कंपनी, इट कुड बी अ प्राइवेट कंपनी। यस और नो? यस और नो? हाँ मैम। द सेम गोज हियर ऑल्सो, द सेम थिंग। आपको तो लिखना पड़ेगा, मैं करूंगी कॉपी एंड पेस्ट। हाँ, इतनी खुशी मिलती है ना। ठीक है, तो इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, है ना? इट कुड बी पब्लिक कंपनी, इट कुड बी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? इन्वेस्टमेंट हो सकती है, मैंने उस कंपनी के 10% शेयर्स ले लिए, मतलब अगर उस कंपनी ने 100 शेयर इशू किए तो मैंने 10 शेयर खरीद लिए, तो मैंने 10% इन्वेस्टमेंट किया है। 20% किया है, 30% किया है, 40% किया है, 50% किया है, मोर देन 50% किया है। इस पब्लिक कंपनी ने इन्वेस्ट किया है इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी और इन्वेस्ट इन मोर देन 50% शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। एक पब्लिक कंपनी ने दूसरी पब्लिक कंपनी में, दूसरी पब्लिक कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं, मे बी 60% खरीद लिए हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है मैम, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल खरीद सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी बात। इस पब्लिक कंपनी ने इस प्राइवेट कंपनी के 60% शेयर्स खरीद लिए हैं। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है मैम। अरे यार, रामू शामू दे थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। और इन लोगों ने क्या बोला? लेट्स टॉक अबाउट अ कंपनी विच इज लाइक RS प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने एक कंपनी बनाई थी RS प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम इनके शेयर होल्डर्स की बात करें, इनके शेयर होल्डर्स की बात करें तो इनकी शेयर होल्डिंग क्या थी? रामू के पास थे 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, ठीक है। और शामू, शामू ने भी क्या किया था? 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। मतलब शामू ने भी कंट्रीब्यूट किया था 1,00,000 रुपए और रामू ने भी कंट्रीब्यूट किया था 1,00,000 रुपए, और इन दोनों ने 1000 शेयर्स ले लिए थे कि एक शेयर की वैल्यू रखी थी 100 रुपये व्हेन द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, द शेयर वैल्यू इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि कंपनी में इतना प्रॉफिट जुड़ गया है कि अगर आज ये कंपनी बंद होगी तो इनको 100 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, इनको पैसे वापस मिलेंगे मे बी 4,000। तो कंपनी उतना बढ़ गई है, सब सारी लाइबिलिटी पे कर देगी तो भी कंपनी में उतना प्रॉफिट है, उतनी चीजें जुड़ी हुई है, उतनी चीजें एक्यूमुलेटेड है, तो कंपनी का वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन बढ़ गया ना। आज ये अपना 100 रुपए में थोड़ा बेच के निकल जाएंगे कि 100 रुपए लगाए थे 10 साल पहले, आज भी 100 रुपए में कोई शेयर ले लो, नहीं, नहीं बेचेंगे, है ना। तो ऐसे ही अब ये गए किसी कंपनी के पास, कौन सी कंपनी के पास? PQR लिमिटेड के पास गए और PQR लिमिटेड को बोला कि क्या तुम मेरे शेयर्स ले लोगे? ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, क्योंकि आपकी कंपनी में तो बड़ी ग्रोथ हो रही है, तो आज अगर हम 4,000 का भी शेयर ले लेते हैं फिर भी हमें पता है कि 10 साल बाद वो तो 40,000 का हो जाएगा, तो वी सी वेरी इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल इन द कंपनी, तो हम लेने को तैयार है। ठीक है, बाकी प्रॉफिट जाएगा रामू की जेब में, है ना। तो रामू ने क्या किया? रामू ने अपने कुछ शेयर्स बेच दिए। कितने शेयर्स बेच दिए? यहाँ पे टोटल शेयर्स हैं 2000। रामू ने भी बेचे और शामू ने भी बेचे, दोनों ने अपने अपने शेयर्स बेच दिए। कितने कितने शेयर्स बेच दिए? लेट्स से 60% शेयर्स बेच दिए। तो मतलब टोटल शेयर्स कितने गए इनके पास? PQR लिमिटेड के पास। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग में आई कैन से इनके पास कितने कितने शेयर्स बचे? 400 एंड यहाँ पे एक PQR लिमिटेड आई और उनके पास भी शेयर्स उनके पास भी शेयर्स कितने बचे? उनके पास शेयर्स कितने चले गए, है ना। तो टोटल कैपिटल जो आएगा अभी भी आपका 2 lakhs ही आएगा, बाकी सब प्रॉफिट प्रॉफिट अकाउंटिंग में नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 40,000 हो गया, यहाँ पे 40,000 हो गया और यहाँ पे 120। ठीक है ना, गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं मैम। अब जरा मेरी बात सुनो और बहुत ध्यान से सुनो।
रामू शामू ने जो कंपनी खोली थी आरएस प्राइवेट लिमिटेड, वो उन्हीं की कंपनी थी। वो दोनों उसको चला रहे थे क्या? उसमें किसी को कोई दिक्कत थी? किसी को कोई आपत्ति थी? किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। भाई तुम अपने घर में क्या कर रहे हो, इससे किसी को कोई मतलब होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। आप सड़क पे जाके क्या कर रहे हो, आप पब्लिक प्लेसेस पे जाके क्या कर रहे हो, उसके लिए लोग ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे। आप अपने घर में लड़ाई करो, आप अपने घर में सामान उठा दो, फेंक दो, पटक दो, इट्स योर प्रॉपर्टी, आप ही ने पैसा लगाया, आप ही उसको तोड़ रहे हो, इट डजेंट मैटर। बट आप मॉल में चले जाओ और वहां पे सामान तोड़ रहे हो, तो नहीं यार, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक के पैसों से बनी है, तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। फॉर द वेरी सिंपल एंड बेसिक रीजन, प्राइवेट कंपनीज में कम कंप्लायंसेस होते हैं, कम रेगुलेशंस होते हैं, बिकॉज देयर आर सम प्राइवेट इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। जब हम एक पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो बिकॉज इट इज ऑलवेज ओपन टू पब्लिक, हो सकता है अभी भी 7 फ्रेंड्स ने ही पब्लिक कंपनी बनाई हुई हो, इट डजेंट मैटर, बट इट कैन ऑलवेज इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज, है ना। तो पब्लिक कंपनी पे स्टार्टिंग से ही आपके रेगुलेशंस, चेक, कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये PQR लिमिटेड जो है, इसके पास बहुत सारा पब्लिक का पैसा है, इसने ये पब्लिक का पैसा लेके डाल दिया इस कंपनी में, उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब ये प्राइवेट कंपनी को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई कंप्लायंसेस नहीं है, ये जो मर्जी कर रही है, मतलब पब्लिक का पैसे की ट्रांसपेरेंसी क्या दिख रही है यहाँ पे इन लोगों को? बस इतना ही बता रहे हैं हम पब्लिक को कि इतना पैसा हमने लगा दिया आरएस प्राइवेट लिमिटेड में। अब उस पैसे का क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा? उसके तो कोई कंप्लायंसेस है ही नहीं, उसके तो कोई डिस्क्लोजर है ही नहीं, उसकी तो कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो प्राइवेट कंपनी है। भाई प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो वो लॉज ही नहीं लग रहे हैं, वहां पे उनको तो कोई वुमेन डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करना है, उनको तो कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करना है, कितनी भी बड़ी हो जाए, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि वो तो प्राइवेट कंपनी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त प्रोविजन डाला गया और बोला गया कि subsidiary of a public company will always be treated as a public company. अब इफ देयर इज अ पब्लिक सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, वो तो पब्लिक कंपनी है ही, उसके ऊपर तो लॉज लग ही रहे हैं। पर इफ देयर इज अ प्राइवेट सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो ये प्राइवेट कंपनी है, फिर भी इसके ऊपर कंप्लायंसेस लगेंगे, इसके ऊपर लॉज लगेंगे। समझ में आई बात मेरी? समझ में आई बात मेरी? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ये राइटअप लिखवा रही हूँ ताकि आपको एकदम ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो प्लीज़ राइट विद मी। लॉ, आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ें पता होंगी, बट आई वॉन्ट कंप्लीट स्क्रैच से। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को ये नॉलेज हो, दैट इज़ वाई लॉ इज स्ट्रिक्ट ऑन, लॉ इज मोर स्ट्रिक्ट ऑन पब्लिक कंपनीज। प्लीज़ राइट दिस, ठीक है, कभी भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। Supposedly we have ABC Limited, a public company is formed and it takes money from public but invests in a private company and buys shares of PQR प्राइवेट लिमिटेड। मैंने नाम हमारे एग्जाम्पल से थोड़े से चेंज किए हुए हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। PQR प्राइवेट लिमिटेड इज कंट्रोल्ड बाय ABC लिमिटेड अनडाउटेडली। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए हैं, ठीक है, एंड बाइज लेट्स से 65% शेयर्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 65% शेयर्स, सो मोर देन 50, ठीक है। PQR Private Limited is controlled by ABC Limited, but it has relaxed compliances, so there is
no transparency on usage of such funds. कैसे नहीं होती है भाई? आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं करना है, डायरेक्टर धांधली कर सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर्स नहीं है, ये नहीं बनाना है, वो नहीं बनाना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. हेंस subsidiary of a public company will be treated as a पब्लिक कंपनी. बट मैम इसका नाम क्या है? इसका नाम तो है PQR प्राइवेट लिमिटेड. तो जब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी होगी तो इसके आर्टिकल्स में होगा ना, रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, प्रोहिबिट्स द इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. ये सब तो होगा ना, ये सब अभी भी रहेगा, इसको आपको बदलने की जरूरत नहीं. मैम इसका नाम PQR प्राइवेट लिमिटेड, इसको PQR लिमिटेड करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है. इट कैन रिटेन एज अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स कैरेक्टर, कोई भी दिक्कत नहीं है. पर जो एग्जेम्पशन बेनिफिट मिलता है एक प्राइवेट कंपनी को, इसको नहीं मिलेगा. जो कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं एक पब्लिक कंपनी को, वो इसको करने पड़ेंगे. ठीक है? which means now, क्या नाम था? PQR प्राइवेट लिमिटेड. PQR प्राइवेट लिमिटेड will not enjoy the privileges and exemptions of being a private company and will need to comply with the provisions applicable to a public company as if it were a public company. ये मान लिया जाएगा कि भाई तुम तो पब्लिक कंपनी हो. जैसे हम कोई भी प्रोविजन बताते हैं, ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा, प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं है ये फाइल करने की, पब्लिक कंपनी को है, तो भाई तुमको पब्लिक कंपनी माना जा रहा है और तुमको भी ये फाइलिंग करनी पड़ेगी. तो इस तरीके से वी कैन इंश्योर कि जो पब्लिक कंपनीज है भाई वो कहीं ना कहीं अपना पैसा पार्क कर दे रही है प्राइवेट कंपनीज पे कि इन पे तो रेगुलेशंस नहीं है, वो चीज़ें ये नहीं कर पाएंगी. आई होप दैट्स क्लियर. नाउ यूजुअली जब मैं पहले इंटर वगैरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं ये कंसेप्ट आपको डायरेक्टली नहीं बताती हूँ. आई फर्स्ट टीच यू व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडियरी, बट बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको बता के रिलेट किया है कंसेप्ट. बट ऑफकोर्स द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज टू लर्न अबाउट सब्सिडियरी सो दैट यू हैव इवन बेटर क्लैरिटी ऑन दिस. ठीक है? तो यहाँ पे ये समझ में आ गया. Subsidiary of a public company is a public company. A private company which is a subsidiary of a public company shall also be deemed to be a public company even where subsidiary continues to be a private company in its articles. तो मतलब आप आर्टिकल्स के हिसाब से अभी भी प्राइवेट हो फिर भी आपको एक पब्लिक कंपनी माना जाएगा अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो जो कि एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी बन गई है तो. ठीक है? 1% कंपनी थोड़ी सी हम देर में करेंगे. ठीक है? पहले हम करेंगे होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट एंड देन वी विल कम बैक टू OPC. ठीक है? क्यों पहले हम ये कर रहे हैं? ताकि हम सब्सिडियरी के इस कंसेप्ट को रिलेट कर पाएं. ठीक है? होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन कुछ खास नहीं है, सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी. ठीक है? सो नाउ दीज आर वन ऑफ दोज टॉपिक्स व्हिच आर लाइक हेवी टॉपिक्स. ठीक है? ऑल्दो आई हैव रेड दिस बिफोर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कन्फ्यूजन ऐसे ज़्यादा कुछ होना चाहिए और मैं बहुत ही धीरे धीरे बड़े प्यार से क्लैरिटी के साथ बताऊंगी. ये सेक्शन याद करने का है. ठीक है? पर एकदम टेक अ डीप ब्रेथ. ठीक है? पानी वानी पी लो एंड बी अटेंटिव. एकदम फोकस यहीं पे होना चाहिए. ठीक है? ओके, गेट इट? चलो अब सुनो, सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है?
पहले तो जब हम बोलते हैं ना होल्डिंग सब्सिडियरी, तो एक रिलेटिव कंसेप्ट होता है। रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है मतलब मैम, जैसे मैं बोल सकती हूँ ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जैसे मैं आपको देख के बोल सकती हूँ यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, राइट, हाँ कि ना, क्या ये कोई रिलेटिव कंसेप्ट है? नहीं, नहीं। बट इफ आई से आई एम अ मदर, इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। कैसे मैम? तो क्या मैं सबकी माँ थोड़ी ना हूं, है ना? आई एम अ मदर टू माई चाइल्ड, सो इफ आई एम अ मदर देर इज अ करस्पॉन्डिंग चाइल्ड। यस और नो? इफ यू से सन और डॉटर, मतलब जब आप रिलेशंस की बात कर रहे हो, जब आप कोई भी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है उसकी बात कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव कंसेप्ट। So when I say subsidiary, it doesn't mean subsidiary will anytime be a private company or a public company, है ना? या तो प्राइवेट होगी या तो पब्लिक होगी, ठीक है, तो उसकी वो आइडेंटिटी है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी और इट इज अ पब्लिक कंपनी। बट जब इसके साथ रिलेशन की हम बात करते हैं, तो अगर वो किसी की सब्सिडियरी है मतलब उसकी कोई होल्डिंग है। समझ में आई बात? तो ये क्या है? सबसे पहली बात, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। एक कंपनी कंट्रोल कर रही है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और होल्ड्स more than 50% of voting power of another company। तो ये जो another कंपनी है ना, ये another कंपनी क्या कहलाती है? सब्सिडियरी कहलाती है। और ये कंपनी जो होल्ड कर रही है उसको हम बोलते हैं होल्डिंग। तुम होल्ड कर रही हो इसलिए होल्डिंग हो, तुम होल्ड कर रही हो इसलिए होल्डिंग हो। क्लियर है? अब मैम यहां पे दो चीजें आपने बोली। पहली चीज बोली कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। ABC लिमिटेड एक्चुअली डिसाइड्स दैट हु विल बी द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। मैम ऐसा कैसे होता है भाई? अभी तो आपने डायरेक्टर के प्रोविजंस भी नहीं पढ़े हैं। बट मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो ये जो कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, कहीं लिखा हुआ नहीं है। मतलब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी दूसरे को कंट्रोल कर रही है? कैसे पता चलेगा? कभी आपने कोई हस्बैंड और वाइफ को देखा है? हस्बैंड और वाइफ को देखा है? बहुत क्लोजली देखा है? मम्मी पापा को तो सबने ही देखा होगा, है ना? अब भाई सबके घर में अलग अलग रिलेशन होते हैं, तो हो सकता है मम्मी पापा ऐसे नहीं दिखते हो तो कोई और कपल दिखता हो, तो कभी कपल्स को अब क्लोजली ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो अब होमवर्क भी क्या गजब गजब के मिलते हैं, जो कपल दिखे उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। तो कपल्स को जाके देखना, और कपल को आप जब देखोगे ना, क्लोजली देखोगे, तो कभी आपको दिखेगा कि कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कभी आपको दिखेगा दैट द वाइफ इज कंट्रोलिंग, मे बी आपको दिखेगा हस्बैंड इज कंट्रोलिंग, है ना? तो जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा यार ये तो गजब का कंट्रोल कर रही है, अरे रे 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 रे, ये तो बिगेस्ट रेड फ्लैग है। दैट्स हाउ द थिंग इज, राइट? या ये लड़का तो यार कितना कंट्रोल करता है, नहीं 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 नहीं, अरे देखो ये तो हर बात में मानता है, इज अ होल ग्रीन फॉरेस्ट, है ना? तो आपको वो कंट्रोलिंग समझ में आएगी कि मैं बता नहीं सकती क्या ये इसको कंट्रोल करता है या ये इसको कंट्रोल करता है, या ये केसेस हैं जब पता चलेगा कि कंट्रोल करता है। नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ केसेस इस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। देयर कुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज कि हमारे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप ही अपॉइंट करेंगे। मैम ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो इंटरनली बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो दिस इज अ लाइक केस टू केस, ऐसा कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, ऐसा कहीं पे भी बताया नहीं गया है। जैसे आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ कंट्रोल है, वैसे ही आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कि यहाँ कंट्रोल है या नहीं है। आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही है। आपको बस बताना है कि अगर कर रही है तो भाई ये होल्डिंग है, वो सब्सिडियरी है, खत्म बात। तो या तो आप उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर लो, या फिर आप उनके
50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर लो। इन दोनों केसेस में आप सामने वाली कंपनी को अपनी सब्सिडियरी बना सकते हो। जैसे हम किसी को स्लेव बनाते हैं ना, अगर हम पकड़ लेते हैं उसको, तो है ना, तो हम उसको सब्सिडियरी बना सकते हैं और हम खुद क्या बन गए, होल्डिंग बन गए। क्या मैं होल्डिंग बन सकती हूं? मैम क्या बात कर रहे हो? नहीं, मैं किसी कंपनी के 70% शेयर्स होल्ड करती हूं, क्या मैं होल्डिंग और वो सब्सिडियरी है? द आंसर इज नो। Holding can be a body corporate, subsidiary can be a body corporate. An individual cannot be a holding. ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी होती है, होल्डिंग ऐसे इंडिविजुअल नहीं होता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब राइट विद मी, मेरे साथ लिखना शुरू करो। एग्जाम्पल 1, क्योंकि फुल क्लैरिटी चाहिए हमें, है ना। ए लिमिटेड holds 60% shares in B Limited। तो यहां पे मैं क्या कंक्लूड करूंगी? A Limited is holding of B Limited। वो होल्डिंग कंपनी है पर B Limited की, बिकॉज इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट, ठीक है। एंड B Limited is subsidiary of A Limited। Simple? Yes, ma'am. क्यों? Because there is more than 50% of voting power। मैम आप कहीं शेयर्स लिख रहे हो, कहीं वोटिंग पावर बोल दे रहे हो, तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना। तो वोटिंग पावर भी अभी बताऊंगी, ठीक है, पर फिलहाल समझ लो वोटिंग पावर इज एज गुड एज शेयर होल्डिंग। फिलहाल ठीक है। चलो मैम समझ में आ गई बात। ये तो बड़ा सिंपल सी आपने चीज बोल दी। सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा सा और टेक्निकल करते हैं। A Limited controls composition of board of directors of B Limited। तो यहां पे मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूं? A Limited, you are the holding of B Limited। अगर फोकस हिला इधर से उधर, इतना समझ लो इस कंसेप्ट में बीच में, तो फिर लगेगा अरे यार मैम समझ नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एकदम यू हैव टू बी अटेंटिव, ठीक है, बिकॉज बहुत ज्यादा वो है आपके पास, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सुनो, बी लिमिटेड इज द सब्सिडियरी। किसकी सब्सिडियरी? ए की, ठीक है, करेक्ट, ओके मैम। थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल केसेस थे मैम, जो ऊपर आपने दो तो बात बताई और उसी को आपने दोनों को ऐसे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख दिया, है ना, तो हमें समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब तीसरी चीज करते हैं। ए लिमिटेड होल्ड्स 60% शेयर्स इन बी लिमिटेड या ऑफ बी लिमिटेड, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ओके। And B Limited controls board of directors of D Limited। अब जरा बताओ किस किस के बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी की रिलेशनशिप होगी? एक तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, हमें क्या डायरेक्ट दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है A Limited holds 60% shares in B Limited। मतलब क्या मैं ये कह सकती हूं कि A Limited आप हो होल्डिंग ऑफ B और B Limited आप हो सब्सिडियरी ऑफ A? यस और नो? मतलब इन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी की रिलेशनशिप है, करेक्ट? करेक्ट। दूसरी रिलेशनशिप हमें दिख रही है इन दोनों के बीच में, ये दिख भी रहा है? नहीं ना, बहुत ही लाइट हो गया। चलो थोड़ा सा डार्क करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या है? बी लिमिटेड इज कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ डी लिमिटेड। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि बी लिमिटेड आप
होल्डिंग हो ऑफ डी, एंड डी लिमिटेड आप सब्सिडियरी हो ऑफ बी, मतलब आप दोनों के बीच में भी होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप है। मतलब कैन आई से दैट ए यू आर होल्डिंग ऑफ बी, बी यू आर होल्डिंग ऑफ डी, यस और नो, है ना? मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, ये आइडियली बेटा या बेटी, ये उसकी माँ, ये उसकी माँ, राइट? ये सुनो, see usually just give me 1 second and I'll explain you something. चलो अच्छा, जब एसोसिएट बताऊंगी ना तब बता दूंगी, ठीक है? एक मैं एग्जांपल एक्चुअली बना के रखती हूँ, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस बेटर। ठीक है, तो ए बी और डी, ये आपको हिरार्की समझ में आ रही है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। Taking you back to volume 1 and making you read one line and then we'll come back, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में यहाँ पे हम सब्सिडियरी कंपनी के पास आते हैं। इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, इट मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन, या फिर एक्सरसाइज करती है, कंट्रोल करती है मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी कंपनी। कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडियरी कंपनीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक बहुत ही सिंपल सी बात समझो, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सी बात समझो। आप लेट्स से मैंने किसी को पैसे दिए हैं, 10,000 रुपए मैंने उसको दिए हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ? उसको बार बार बोल रही हूँ तुम्हें 10,000 रुपए दिए हैं ना, तुम चलो ये काम करो, चलो ऐसा करो, ठीक है? तो मेरा थोड़ा थोड़ा उस पर कंट्रोल है। मुझे पता चला थोड़े दिन बाद कि यार मेरे बेटे ने भी उसको 20,000 रुपए दिए हुए हैं, अब मेरा कंट्रोल और बढ़ गया, चलो चलो ये काम करो। जस्ट किडिंग, ठीक है? बट समझ में आई बात आपको? तो मुझे पता चला यार मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ इतना, मेरे बेटे ने उसको इतना ज्यादा दिया हुआ है, तो मेरे बेटे का तो और जबरदस्त कंट्रोल है, तो हम दोनों का मिला के तो उसके ऊपर इतना कंट्रोल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में है और वो उसके कंट्रोल में है ना? समझ रहे हो आप? तो वो तो मेरे कंट्रोल में हुई ना, इनडायरेक्ट कंट्रोल में। यस और नो? यस और नो? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, राइट? अगर ए देखे, अगर ए देखे तो ए, क्या तुम डी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही हो? नहीं। क्या तुम्हारे पास मोर देन 50% वोटिंग पावर है? नहीं। पर पर तुम्हारी एक सब्सिडियरी है बी, अगर तुम दोनों के कंट्रोल और वोटिंग पावर को मिला दे तो क्या तुम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हो? हाँ, हम दोनों मिलके तो कर ही ले रहे हैं ना, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं। सो सिंस A with its subsidiary has control or holds more than 50% of voting power of D, A Limited is the holding of D also, and D Limited is the subsidiary of A also। तो अब हम क्या बोलेंगे? डी आप सब्सिडियरी हो बी की भी और ए की भी, ये अल्टीमेट होल्डिंग हो गई, ये अल्टीमेट होल्डिंग हो गई, ठीक है? बी आप सब्सिडियरी हो ए की, और ए आप होल्डिंग हो बी की भी और डी की भी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए चैलेंज है। एवरीवन लेट मी सी हु कैन डू दिस, राइट? लेट्स सी हु कैन डू दिस। तो लिसन एंड केयरफुली ट्राई टू डू इट। ए लिमिटेड holds 30% shares of B Limited, ठीक है? ए लिमिटेड
also holds 52% shares of C Limited, and C Limited holds 27% shares of B Limited. अब बताओ, अब तो क्या गजब का कंफ्यूजन क्रिएट किया है मैंने, है ना। एक रिलेशन तो एकदम सामने सामने दिख रही है, मोर देन 50% वाली। वो क्या है? ये वाली है ना, वो ये वाली है। तो यहां पे तो ये तो आंसर मैं ही बता दे रही हूं। तो मैं क्या बोल सकती हूं? ए लिमिटेड आप होल्डिंग हो ऑफ सी, सी लिमिटेड आप सब्सिडियरी हो ऑफ ए। ठीक है। अब हम दोबारा दूसरी चीजें को कैसे देखेंगे? अब हम दूसरी चीजों को कैसे देखेंगे? अब हम देखते हैं थर्ड कंपनी जो हमारे पिक्चर में है। थर्ड कंपनी कौन सी है हमारे पिक्चर में? ये वाली, बी लिमिटेड। तो अब हम चेक करेंगे सी लिमिटेड, क्या बी लिमिटेड तुम्हारी सब्सिडियरी है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तो सिर्फ 27% शेयर्स हैं। ठीक है। ए लिमिटेड, क्या बी लिमिटेड तुम्हारी सब्सिडियरी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 30% शेयर्स हैं। पर ए लिमिटेड, तुम बी को क्या कंट्रोल कर रही हो? नहीं। क्या अपनी सब्सिडियरी के साथ मिला के तुम उसको कंट्रोल कर पाओगी, या तुम्हारे पास मोर देन 50% शेयर्स हो जाएंगे? हाँ। मान लो ए फादर है, ए के पास, फादर के पास 30% शेयर्स है, पर फादर को पता चला कि मेरे बेटे ने भी उस कंपनी के 27% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। ये फादर है। आइडियली होल्डिंग का क्या मतलब हो जाता है? फादर या, हाँ, फादर या सन, ऐसे मान लेते हैं ऐसे एक बार, फादर या सन। ठीक है। तो बाप को पता चला कि मेरे पास किसी कंपनी के 30% शेयर्स और मेरे बेटे ने भी उस कंपनी के 27% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। तो यार हम दोनों की अगर इन्वेस्टमेंट मिला देंगे तो ये तो 57% हो जाएगी ना। तो हम लोगों का तो बराबर मिलके कंट्रोल है उस कंपनी पे। तो क्यों वो हमारी सब्सिडियरी नहीं होगी? सब्सिडियरी मतलब क्या? जो हमारे कंट्रोल में हो। यस और नो? So A Limited with its subsidiary holds more than 50% shares of B Limited. Hence, B Limited is the subsidiary of A, and A Limited is the holding of B। ठीक है। पर यहां पे ये हिरार्की नहीं बन रही है। हम ये नहीं बोल सकते कि ए की सब्सिडियरी सी है, सी की सब्सिडियरी बी है, तो ए की सब्सिडियरी बी भी है। नहीं, ए की सब्सिडियरी सी है और ए की ही सब्सिडियरी बी भी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिला के इसमें मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करते हैं। यू गेट माई पॉइंट? ओके मैम, ये होल्डिंग सब्सिडियरी का कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि आपने बोला था ना हर लॉ जो हम पढ़ेंगे वाई एंड हाउ पढ़ेंगे। तो वाई, ये बताओ ना थोड़ा सा वाई। देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने देखा कि मैं मार्केट में मैंने एक ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी खोली है, और मैंने देखा यार ऑलरेडी एक और ब्यूटी प्रोडक्ट की, जैसे हमने शार्क टैंक्स में देखते हैं ना, शार्क टैंक में क्या करते हैं लोग, आते हैं जब इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अगर आपकी सेम प्रोडक्ट लाइन होती है, यूजुअली यू वांट टू एक्वायर दैट, हाँ उसकी इक्विटी ले लो ताकि आपके कंट्रोल में रहे, है ना।
हाँ, क्योंकि हम उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो वैसे ही हम एक ब्रांड नेम में चलाना चाहते हैं ताकि हमारी मोनोपोली हो जाए, ठीक है। सो दैट इज वाई बेसिकली टू एक्वायर मोनोपोली पीपल एक्वायर अदर सब्सिडियरीज। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे रिलायंस है, रिलायंस क्या करता है, बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनको अपनी सब्सिडियरी बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि उसको हर फील्ड में जाना है, ठीक है। सो दे वांट टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, दे वांट टू हैव मल्टीपल बिजनेस। सो इफ यू वांट टू हैव मल्टीपल बिजनेस, द बेस्ट थिंग इज कि आपकी कंपनी ने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, पैसा लगा दिया, एक्वायर कर लिया, आपके पास कंट्रोल आ गया, वो भी चल रही है, आप भी चल रहे हो। समझ में आई बात? ठीक है मैम। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ वोटिंग पावर। ठीक है, एग्जाम्पल, A Limited has share capital. शेयर कैपिटल कितना है इनके पास? लेट्स से 2000 shares at the rate of 10 each, which is equal to 20,000. ठीक है। Mr. X holds 500 shares of A Limited, and B Limited holds 1000 shares of A Limited. ठीक है। Can A Limited be called as subsidiary of B Limited? Yes or no? Yes or no? बताओ। वेट कर रही हूँ मैं 2 मिनट, एकदम आराम से सोचो। मैम ये वोटिंग पावर कहाँ से आ रही है? यार ये क्विक टेस्ट है आपका, ये क्विक टेस्ट है आपका, सोचो। See, if you have not understood this, if you're not able to answer this, please repeat the entire concept with focus. ठीक है। A लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने हैं? 2000 शेयर्स। B लिमिटेड उनके 1000 शेयर्स होल्ड करती है, मतलब 50% शेयर्स होल्ड करती है। तो क्या वो सब्सिडियरी हुई और ये होल्डिंग हुई? द आंसर इज नो। Why? Because to make someone your subsidiary, you need to acquire more than 50%. Even if it is 50.000001% shares, it's fine. But it has to be more than 50%. It cannot be 50%. ठीक है। तो अगर 2000 में से 1000 शेयर्स आपके पास हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी होल्डिंग बन गई और वो कंपनी सब्सिडियरी बन गई। इट हैज टू बी more than 50%. It has to be more than 50%. I hope it's clear. चलो अब सुनो। when I say voting power, तो मतलब general rule is equal to is 1 share is equal to 1 vote. मतलब अगर मेरे पास किसी कंपनी के 10 शेयर तो मेरे पास 10 वोट्स। करेक्ट। ठीक है। 2 तरीके की वोटिंग होती है, पहले आपने पढ़ा हुआ है ऑल दो। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय पोल, राइट। तो वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स क्या होता है? 1 शेयर होल्डर इज इक्वल टू 1 वोट। मतलब अगर 10 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स करनी है, मैं पूछूंगी कल क्लास रखना है कि नहीं रखना है? 10 में से 7 बच्चों ने बोला हाँ रखना है, हो गया, मेजोरिटी जीत गई। 3 बच्चे कुछ भी बोल रहे, क्या फर्क पड़ता है, क्लास होगा कल। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि भाई कोई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं 5 सब्जेक्ट का क्लास कर रहे हैं, तो उनकी से शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो नहीं आ पाएंगे तो वो 5 में नहीं आ पाएंगे, तो उनका काफ़ी लॉस हो जाएगा। तो उनको हमें उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। अब हमने कहा एक सब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 वोट। ठीक है। अब पूछा कर क्या क्लास रखना है, तो अब हाथ उठा के वाला काम नहीं चलेगा। उनके 5 वोट्स, आपका एक ही वोट। समझ रहे हो आप? तो किसने कितना पैसा लगाया है उस हिसाब से यहाँ पे वोटिंग हो रही है कंपनी में, यहाँ नहीं। ठीक है। हाँ। मेरे लिए मेरे सारे बच्चे इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, इन एनी वेज आई एम नॉट गिविंग यू ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है। चलो एग्जाम्पल को एग्जाम्पल की तरह हम रहने देंगे, एग्जाम्पल की मर्यादा में रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट।
ठीक है, तो अगर मेरे पास 10 शेयर तो मेरे पास 10 वोट। ओके ओके, बट व्हेन आई से DVR मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि 10 शेयर पे आपको एक वोट मिलेगा। हाय, बहुत सारे लोग ऐसा प्रेफर करते हैं। जैसे अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक शेयर होल्डर हूँ, आई वुड वांट कि यार मेरे को DVR वाले शेयर्स दे दो ना, मेरे को ना डिविडेंड ज्यादा दे दो, मुझे आपकी वोटिंग में वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या उखाड़ लूंगी, मुझे इतना ज्यादा, ठीक है चलो थोड़ी नॉलेज हो सकती है, मान सकती हूँ, बट मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मैंने इतना ज्यादा स्टडी नहीं किया है, मैं कोई बड़े अच्छे डिसीजन थोड़ी ना ले पाऊंगी, मुझे डिसीजन लेना ही नहीं, मैं आधे टाइम तो वोट भी नहीं करती हूँ, आता है मैं छोड़ देती हूँ। आप मुझे वोटिंग पावर ही मत दो ना, आप मुझे सिर्फ डिविडेंड ज्यादा दे दो। तो ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें आपको डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है, वोटिंग पावर कम मिल रही है, और लोग क्या कहते हैं, चाहते हैं कि वो कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, तो हम इनको शेयर्स तो दे रहे हैं, इनसे पैसे तो ले रहे हैं, बट इनको हम वोटिंग कम देना चाहते हैं, वोटिंग राइट्स कम देना चाहते हैं, तो होते हैं शेयर्स विद DVR कैन बी इशूड, है ना, DVR शेयर्स कैन बी इशूड। तो DVR के केस में एग्जाम्पल इट कुड बी लाइक 1 शेयर इज इक्वल टू 100 वोट्स, ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अब समझो, टोटल वोट्स in a company, let's say example total votes in a company अगर 2000 है and B Limited has 1000 votes या 1000 shares ऐसे करके, so its voting power is equal to 1000 divided by 2000 into 100 which is equal to 50%। यहाँ पे इस वाले केस की आपकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वोटिंग पावर 50% ही है, देन इट्स नॉट अ सब्सिडियरी, सिंस वोटिंग पावर इज ओनली 50% एंड नॉट मोर देन 50%, इट इज नॉट अ होल्डिंग, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल let's say if in the previous example DVR के शेयर्स हैं, 1 शेयर इज इक्वल टू 2 वोट्स, ठीक है, टोटल वोट्स इन अ कंपनी, ठीक है। मैं वापस आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके जाती हूँ सो दैट आई कैन गिव यू फुल क्लैरिटी। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने शुरू किया था, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें 2000 शेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 1000 शेयर्स बी लिमिटेड के पास हैं और 500 शेयर्स मिस्टर एक्स के पास हैं। अब मैंने इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और ये लिखा कि मिस्टर एक्स के पास जो शेयर्स हैं वो DVR वाले शेयर्स हैं और हर एक शेयर पे 2 वोट्स हैं, ठीक है। अब टोटल वोट्स इन अ कंपनी कितने होंगे, जो 500 वाले शेयर्स हैं, जो 500 शेयर्स हैं उस पे हर एक शेयर पे 2 वोट्स हैं, हर एक शेयर्स पे क्या है, 2 वोट्स हैं, ठीक है। तो मतलब यहां पे मैं बोल सकती हूं कि 500 इंटू 2 मतलब 1000 वोट्स, प्लस जो 1000 शेयर्स हैं बी लिमिटेड के पास उस पर एक ही वोट है, तो ये भी 1000 हो गया, और जो बचे 500 वो 500, मतलब टोटल वोट्स 2500 हो गए, टोटल टोटल वोट्स क्या हो गए, 2500 हो गए। सो बी लिमिटेड हैज 1000 out of 2500 votes, which is again less than 50%, which is again लेस देन 50%, 50% से ज़्यादा क्या है, यहाँ तो लेस देन 50% है, सो बी लिमिटेड इज नॉट होल्डिंग, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और चेंज करती हूं। एग्जाम्पल, इफ इन द प्रीवियस एग्जाम्पल
इफ इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हमारा क्या है, ए लिमिटेड 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो इनका शेयर कैपिटल क्या है 20,000. बी लिमिटेड हैज़ 1000 DVR shares where one share is equal to 2 votes. Mr. X has 500 normal shares and other shares are with public. ठीक है, तो ऐसे है, ये शेयर होल्डिंग है. मतलब एक कंपनी है जिसने 2000 शेयर्स इशू किए हैं, 1000 शेयर्स दिए हैं एक कंपनी बी लिमिटेड को, जो डीवीआर शेयर्स है, मतलब हर शेयर पे 2 वोटिंग का अधिकार मिल रहा है. मिस्टर एक्स को दिए हैं 500 नॉर्मल शेयर्स और बाकी शेयर्स पब्लिक के पास है, वो भी हैं नॉर्मल शेयर्स. अब हमें कैलकुलेट करनी है और ये असर्टेन करना है क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड की होल्डिंग है या नहीं है. तो जब हम ये चेक करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि बी लिमिटेड, क्या आप ए लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहे हो? नहीं. क्या आप ए लिमिटेड की मोर देन 50% वोटिंग पावर को कंट्रोल कर रहे हो? दैट इज समथिंग वी हैव टू चेक. बिकॉज अगर हम प्राइमा फेसी देखें कि आपके पास 2000 में से 1000 शेयर्स है, मतलब आपके पास 50% शेयर होल्डिंग है, तो इस हिसाब से तो आप होल्डिंग नहीं हुए. पर हमें चेक करनी होती है शेयर होल्डिंग नहीं, हमें चेक करनी होती है वोटिंग पावर. वोटिंग पावर और शेयर होल्डिंग सेम होगी अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स नहीं होंगे. तो जैसे अगर नॉर्मल शेयर्स हैं सारे, तो जितने शेयर्स 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, तो जितनी शेयर होल्डिंग इज इक्वल टू वोटिंग पावर, कोई भी दिक्कत नहीं है. पर प्रॉब्लम कब आती है? जब शेयर होल्डिंग और वोटिंग पावर अलग अलग हो. तो यहां पे वी हैव टू कंप्यूट द वोटिंग पावर. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि ए लिमिटेड आपके टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे. ठीक है, तो आपके ये जो 1000 शेयर्स हैं, इन पे 2 वोट आप दे रहे हो पर शेयर, तो 2000 वोट्स हो गए. ठीक है, प्लस आपके पास ये 500 शेयर्स जो आपने मिस्टर एक्स को दिए, उन पे आप एक ही वोट दे रहे हो, प्लस जो बैलेंस 500 बचे उस पे भी आप एक ही वोट दे रहे हो, वो भी नॉर्मल शेयर्स हैं. तो टोटल वोट्स यहाँ पे कितने हुए? 3000 टोटल वोट्स हैं. बी लिमिटेड होल्ड्स और हैज 2000 आउट ऑफ 3000 वोट्स. मतलब बी लिमिटेड हैज 66.67 voting power in A Limited, and hence A Limited is the subsidiary of B Limited. Clear है? समझ में आ गई बात? Yes everyone. Okay, let's come back to the main file. So this is clear? Okay, ये मैंने आपको इससे बेटर एग्जाम्पल्स बहुत सारे करा दिए हैं. So this is like read at home. घर पे ही बैठे हो, क्लास बंद करके पढ़ लेना. ठीक है, so you may be traveling also. So whenever you reach home, you can read it. Okay, now एक छोटी सी बात यहाँ पे और आती है, लिमिट ऑन लेयर्स ऑफ सब्सिडियरी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू कॉल अ लेयर. जैसे एक कंपनी है ए लिमिटेड, इट होल्ड्स 60% शेयर्स इन एफ लिमिटेड. तो जब हम ये एफ लिमिटेड बोलते हैं ना, ये हमारी होती है लेयर 1 सब्सिडियरी. लेट्स से एफ लिमिटेड यू होल्ड 70% शेयर्स इन जी लिमिटेड. तो ये जो जी लिमिटेड है, ये होगी हमारी लेयर 2 सब्सिडियरी. ये होगी हमारी लेयर 2 सब्सिडियरी. ए लिमिटेड, आप किसी और कंपनी में भी शेयर्स होल्ड करते हो, 52% शेयर्स इन बी लिमिटेड. तो ये बी लिमिटेड इज अगेन लेयर 1 सब्सिडियरी. जनरेशन समझते हो? अगर मैं बोलूं कि मेरे फादर के 2 बच्चे हैं, वी आर जनरेशन 1. हमारा एक बच्चा मान लो,
दैट इज जनरेशन नेक्स्ट, ठीक है। सो मैं और मेरी सिस्टर फर्स्ट जनरेशन में ही तो आएंगे ना, यू गेट इट। सो दैट इज हाउ लेयरिंग इज, दैट इज हाउ लेयरिंग इज। अब इसमें देखो डिटेल्ड कंसेप्ट भी आता है, जैसे हमारी होली ओन सब्सिडियरी अगर होती है तो उसको हम लेयर में काउंट नहीं करते हैं, फर्स्ट उसमें लेयर में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। बट देन मैं यहाँ लिख तो दे रही हूँ बट इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ए लिमिटेड होल्ड 100% शेयर्स इन सी लिमिटेड, तो ये हमारी होली ओन सब्सिडियरी हो गई और उसको हम लेयर में काउंट नहीं करते हैं। दिस पर्टिकुलर कंपनी होल्ड 60% शेयर्स इन डी लिमिटेड, तो यहाँ पे ये वाली लेयर वन आ जाती है। बट ये छोड़ दो, छोड़ ही दो, बिकॉज इट विल ओनली ऐड टू द कंफ्यूजन, ठीक है। फिलहाल ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री, मतलब मेरी सब्सिडियरी, उसकी सब्सिडियरी, उसकी सब्सिडियरी, तो लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री। मेरी ये भी सब्सिडियरी, मेरा ये भी सब्सिडियरी, मेरी ये भी सब्सिडियरी, सब लेयर वन। मेरा ये भी बच्चा, ये भी बच्चा, ये भी बच्चा, ये भी बच्चा, सब लेयर वन, उसका बच्चा लेयर टू। दैट्स हाउ इट इज, okay, that's how it is. Now there is no restriction on how many subsidiaries you can have. रिलायंस के पास मोर देन 150 सब्सिडियरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब लेयर वन में आप कितनी भी सब्सिडियरीज रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फैमिली प्लानिंग यहाँ नहीं करनी है, ठीक है। कितनी भी सब्सिडियरीज करो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है लेयरिंग में। लेयरिंग में क्या चीज, लेयरिंग में क्यों प्रॉब्लम आती है मैम? देखो उससे होता क्या है, ये मैंने इसमें पैसा लगाया, इसने इसमें लगाया, इसने इसमें लगा दिया, उसने उसमें लगा दिया, तो जो पैसा है ओरिजिनली वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सोर्स ट्रैक करना, ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग, इट बिकम्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई थिंग्स। दैट इज वाई लेयरिंग इज नॉट अलाउड। मतलब मैम एक भी लेयर अलाउड नहीं है, 2 लेयर तक अलाउड है, मतलब ये अलाउड है, ये अलाउड है, तीसरी लेयर अलाउड नहीं है, तीसरी लेयर अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा है? Such classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed. No company shall have more than 2 layers of subsidiaries. मतलब किसी भी कंपनी को अलाउड नहीं है। बहुत पहले ये हुआ करता था कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उनको लेयरिंग अलाउड नहीं होती थी, बाकी को अलाउड होती थी। अब क्या है हमारे पास प्रोविजन ये है, कोई भी कंपनी हो, इट कैन नॉट हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडियरीज, मतलब 2 तक अलाउड है, तीसरी अलाउड नहीं है, तीसरी अलाउड नहीं है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि एक तीसरी लेयर का भी तो मैम आपने लिख दिया है, वो कैसे अलाउड है? वो सिर्फ बताने के लिए है कि ये तीसरी कहलाती है, अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसी बना लोगे तो उसके कंसिक्वेंसेज होंगे, कॉन्ट्रावेंशन होगा, आपको पेनाल्टी, सब चीज लगेगी, ठीक है, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो आप बना नहीं सकते हो, बस बताया गया है कि किसको कहते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल पढ़ के कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। अब बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट कंपनी, आप लोगों को छूट दे दी गई है कि आप लोग लेयरिंग कर सकते हो, कितनी भी अलाउड है आपको। बाकी कोई भी कंपनी हो, it shall not have more than 2 layers of subsidiaries. Okay, it shall not have more than 2 layers of subsidiaries. Is that okay? Yes, yes everyone. चलो, जब हमने सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन पूरी पढ़ ली तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन तो ऐसे पढ़ते हैं। इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज, इट मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरी, जिसकी सब्सिडियरी है मैं उसकी होल्डिंग हूं। कितना सिंपल है। और सब्सिडियरी कौन होता है? जिसमें की होल्डिंग या तो कंट्रोल करे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को, या फिर मोर देन हाफ वोटिंग पावर एक्सरसाइज करे खुद से या फिर अपनी सब्सिडियरी के साथ मिल के। गॉट इट? यस, ओके। नाउ ठीक है, अब छोटी सी बात यहां पे एक और आती है एसोसिएट कंपनी की। Associate company in relation to another company means a company in which that other company has significant influence, but which is not a subsidiary of the company having such influence and includes a joint venture company. मतलब मैम एक जगह पहले लिख लो, significant influence means
20% means holding 20% or more voting power. ठीक है. Example: A Limited holds 60% shares of B Limited. A Limited holds 30% shares of B Limited. अलग अलग केसेस हैं, ठीक है. A Limited holds 10% shares of B Limited. A Limited holds 50% shares of B Limited. ठीक है. A Limited holds 20% shares of B Limited. हमें इनके बीच का रिश्ता स्टैब्लिश करना है, ठीक है. ये रिश्ता क्या कहलाता है? A और B, केस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 केसेस मैंने आपको दिए हैं, ठीक है. देखो, आज से शायद 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद तुम कहाँ, मैं कहाँ, है ना. तुम कहाँ पता नहीं अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होगे, है ना. तो कहीं ना कहीं शादी होगी, है ना. और शादी के बाद क्या आती है? बर्बादी, है ना. So somehow you will see and you will come to a place, a point, a situation. See, there is no beautiful relation than to have a partner. ठीक है. But then on the fun side, अभी आप फ्री हो, है ना, एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन गो वेरेवर यू वांट टू. बाद में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ कंट्रोल हो जाती है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू थिंग्स, ड्यू टू मेनी थिंग्स, राइट. बट अगर हम उसको फन एलिमेंट में डालें तो वो क्या होता है? वी कैन से दैट मे बी हस्बैंड वाइफ की एक रिलेशनशिप होती है जो कंट्रोल करती है ना. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपके बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी की रिलेशनशिप है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रॉपर कंट्रोल है भैया. शादी वादी हो चुकी है, बीवी बीवी आ चुकी है, हाँ या ना, हाँ या ना. अगर आप 30% शेयर्स दूसरी कंपनी के होल्ड कर रहे हो, मतलब कंट्रोल तो नहीं आया, पूरी तरीके से कंट्रोल तो नहीं आया, होल्डिंग सब्सिडियरी तो नहीं है, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडियरी बनने के लिए मोर देन 50% चाहिए. यहाँ पे तो 30% ही है, पर यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. मतलब यार गर्लफ्रेंड बना चुके हो, गर्लफ्रेंड तो बना चुके हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस है. जब हम गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है तो हम इस कंपनी को बोलते हैं हमारी एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट, एक तेरा एक मेरा, जितनी तुम उतनी मैं, एसोसिएट, है ना. बाद में जो तेरा वो भी मेरा और जो मेरा वो भी मेरा. दैट्स हाउ वाइफ इज, कंट्रोल आ जाता है ना. तो एसोसिएट, दैट इज व्हाट इट मीन्स. A लिमिटेड होल्ड्स 10% शेयर्स ऑफ B लिमिटेड. हाय, यहाँ तो रिश्ता बना ही नहीं है, अभी तो वो ख्यालों में है, ख्वाबों ख्यालों में, जिंदगी में तो आई नहीं, हकीकत में तो है ही नहीं. दैट कुड बी योर मे बी क्रश. नो रिलेशन, नो रिलेशन. इस रिश्ते को आप कोई नाम नहीं दे सकते, पता नहीं हाँ कहेगी ना कहेगी, है ना. A लिमिटेड होल्ड्स 50% शेयर्स ऑफ B लिमिटेड. इसका क्या होगा? जिसने भी बोला है सब्सिडियरी, उसको मैं निकल के एक चमाट लगाऊंगी. नहीं हो सकती बेटा सब्सिडियरी. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सब्सिडियरी बनाने के लिए क्या चाहिए? मोर दैन 50%. ए लिमिटेड, यहाँ पे आप कितने शेयर्स होल्ड कर रहे हो? सिर्फ 50%. इज इट मोर देन 50%? नो, इट्स ओनली 50%. सो इफ इट इज 50% और लेसर बट 20% और मोर, मतलब 20 से 50 के बीच में अगर आता है तो वो एसोसिएट कहलाता है. 20 भी होगा तो भी एसोसिएट कहलाएगा. 20 हो या 50 हो, दोनों एसोसिएट कहलाएगा. मोर देन 50 होगा तो सब्सिडियरी कहलाएगा, और लेस देन 20 होगा तो कोई रिलेशन नहीं होगी.
ठीक है। सो एक कंपनी का अगर दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है या फिर वो एक जॉइंट वेंचर शुरू करते हैं तो ऐसी कंपनीज को हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। ठीक है मैम, किसको हम एसोसिएट कहते हैं? जैसे यहाँ पे ये सब्सिडियरी और ये होल्डिंग है, तो आइडियली ये एसोसिएट होती है और इसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं, बट फिलहाल ये टर्म ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है। आगे चल के हम एक दो जगह से स्टैब्लिश करते हैं, तो राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड इट टू बी एसोसिएट। इज दैट क्लियर? तो एसोसिएट समझ में आ गया, सब्सिडियरी समझ में आ गया और होल्डिंग भी समझ में आ गया, हाँ या ना? यस मैम। अब आते हैं हम 1% कंपनी पे, ओपीसी। 1% कंपनी, जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं? ओपीसी, है ना, प्यार से शॉर्ट में जो भी आप बोलो। सेक्शन है इसका सेक्शन 2 क्लॉज 62, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है तो जिसमें 2 लोग चाहिए होते हैं, तो 62 कुछ ऐसा करके दिमाग में याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्राइवेट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का सेक्शन है, ठीक है, तो वो नहीं भूलना है। ये भी याद हो सकता है तो कर लो, है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग 1% कंपनी की। 1% कंपनी का जैसे ही मैं नाम सुनती हूँ ना, मुझे याद आती हैं साउथ इंडियन मूवीज, ठीक है। ऑल्दो अब तो क्या है ना, कितना ज़्यादा बॉलीवुड कॉपी करने लग गया है और अब हम यहाँ पे देखते हैं, वैसे पहले भी होता था, ऐसा नहीं कहूँगी, बट साउथ इंडियन मूवीज़ का ही ज़्यादा फोटो होता था कि वन मैन आर्मी टाइप का कंसेप्ट होता है ना, भैया एक इंसान है वो पूरी दुनिया उजाड़ देगा, है ना, उसको कोई आर्मी की, कोई थर्ड पर्सन, कोई सेकेंड पर्सन, किसी की ज़रूरत नहीं, वो खुद में ही काफ़ी है ना। तो ऐसे कुछ हमारे इंडिया में भी बड़े ही तेजस्वी लोग थे जिनको देख के गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार क्यों नहीं, मतलब अगर ये प्रोप्राइटर है और भाई ये स्ट्रगल कर रहा है इसी चीज़ में कि लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, मेरी परपेचुअल सक्सेशन नहीं हो, क्या होगा, लोन लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसको एक कॉर्पोरेट दर्जा दिया जाए यार, व्हाई नॉट। एंड इनके पास पोटेंशियल है कि अकेले ही कंपनी चला सकते हैं, तो क्यों हम ये नियम कानून लगाएं कि नहीं प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 लोग चाहिए, 2 लोगों में नहीं बनती, इन लोगों की नहीं बनती किसी के साथ, इनको अकेले ही चलना है। दे कैन नॉट हैव एनदर पार्टनर, दे कैन नॉट हैव एनदर मेंबर, दे कैन नॉट हैव एनदर शेयर होल्डर, तो चलाओ यार, क्या दिक्कत है। तो एक नया सा कंसेप्ट लेके आया गया। पहले एक्चुअली एक वन मैन कंपनी का भी था पुराने कंपनीज एक्ट में, बट फिर फेमिनिज्म जाग गया होगा सरकार का और उनको लगा कि वाई वन मैन, वाई नॉट 1%। एंड व्हेन आई से पर्सन को अगर हम टैक्स में लेके जाते हैं, टैक्स के हिसाब से, तो समझ में आता है यार ये तो मेल फीमेल और मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी सब आता है पर्सन की डेफिनेशन में। मतलब कोई भी बंदा ओपीसी बना सकता है, कोई भी बंदा ओपीसी बना सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बेसिक्स बता दूं। मिनिमम मेंबर्स 1, मैक्सिमम मेंबर्स भी 1, एक से ज्यादा मेंबर आपके ओपीसी में नहीं हो सकते हैं। मिनिमम डायरेक्टर 1, मैक्सिमम डायरेक्टर्स, भाई मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15, yes, OPC has to have minimum 1 director but it can have maximum up to 15 directors। ठीक है, ठीक है मैम। तो कौन बना सकता है ओपीसी? मैं, आप, कोई कंपनी? नहीं, कोई कंपनी तो नहीं बना सकती। क्यों यार, कंपनी बना रही है तो मतलब फिर इतनी बड़ी नहीं, आप पूरा एसेंस ही भूल जा रहे हो। ओपीसी, ओपीसी का एसेंस, ओपीसी के एडवांटेजेस, ओपीसी किसके लिए बना है, व्हाई दिस लॉ हैज बीन मेड, दैट विल एक्चुअली डिफाइन व्हाट दिस लॉ इज ऑल अबाउट। तो यार व्हाई, क्यों बना है? छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को मौका देने के लिए। अब अगर मैं एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रही हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रगल होगा। लोन लिया, पर्सनल लायबिलिटी अटैच हो सकती है, क्रेडिटर सर पे खड़े हैं, कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, बैंक वाले के पास जाएंगे वो लोन नहीं देता है क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है। पर अगर मैंने एक कंपनी बना दी, अब मैं लोन लेने गई तो एक कॉर्पोरेट स्टेटस है, रजिस्टर्ड कंपनी है, राइट, विच इज सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ कंप्लायंसेस, सो बैंक ऑल्सो प्लेसेस मोर ट्रस्ट इन दैट, है ना। तो हमें फंड्स भी इजीली मिल रहे हैं, हमें लिमिटेड लायबिलिटी भी मिल गई, पर्सनल लायबिलिटी नहीं अटैच रही, तो बड़े सारे बेनिफिट्स मिल गए। अब एडवांटेजेस हैं मैम, तो डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे ना। प्रोप्राइटरशिप में क्या था, कोई कंप्लायंस नहीं, ओपीसी में कितने
यार ओपीसी को इन कंपैरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ कंपनी बहुत सारे एग्जेम्पशन बेनिफिट्स मिले हैं। कैश फ्लो नहीं बनाना है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, अभी हम इसके बारे में ना तब पढ़ेंगे जब हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, सो विल रीड अबाउट इट लेटर, बट राइट नाउ नहीं बनाना है तो कितना फायदा है यार, सही बात है। पर ये किसके लिए बना है? छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कहीं ना कहीं प्रोप्राइटर्स के लिए, ताकि उनको एक मौका मिले टू गो कॉर्पोरेट स्टेटस। ऑलरेडी जो बिग शॉट कंपनीज हैं वो भाई दूसरी कंपनी बना लो ना, तुम्हारे पास क्या कमी है, प्राइवेट पब्लिक कुछ भी बना लो, उनके लिए ओपीसी का कंसेप्ट ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, हु कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी? ओनली अ नेचुरल पर्सन, ओनली अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है? हम, आप, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, जो भी समझ लो आप, ठीक है, बट कंपनी नहीं, एचयूएफ नहीं, ये सब नहीं, ठीक है। सो ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट ओपीसी। तो ठीक है, आई एक महान नेचुरल पर्सन हमारे पास मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स को लगा कि यार चलो ओपीसी बना लेते हैं, बड़ा अच्छा विजन है, और क्या किसी को रखना पड़ेगा क्या काम वाम पे? मतलब मैं पैसा लगा दूं, मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल यहाँ पे भी प्रिस्क्राइब नहीं है, तो आप 1 लाख से बड़े आराम से शुरू कर सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है, 1 लाख से शुरू किया। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 1 ही चाहिए, आप काफी हो सर। मिनिमम डायरेक्टर 1 चाहिए, मतलब किस, आप खुद डायरेक्टर बन सकते हो अगर आप बनना चाहो। मतलब ही बिकेम द सोल शेयर होल्डर अकेले, ही वॉज द सोल डायरेक्टर ऑल्सो। मतलब मिस्टर एक्स अपने आप में पूरी कंपनी मैनेज करे। भाई एम्प्लॉय तो आपका रखना ना रखना आपकी मर्जी है, आप एम्प्लॉय 2-4 रख रहे हो, सैलरी वैलरी दे देना, नहीं रखना वो भी मत रखो। आप अकेले क्या कर रहे हो? कंपनी मैनेज कर रहे हो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यू हैव टू बी अ नेचुरल पर्सन, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड, यू कैन बी द सोल डायरेक्टर, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत फंसी, इन्होंने कहा कि यार मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, कभी बिजनेस के लिए, कभी इधर उधर, कभी घूमना भी पसंद है, तो आज ऑस्ट्रेलिया में है, कल यूके में है, परसों मलेशिया में है, कभी सिंगापुर में, इधर उधर घूमता बहुत हूँ मैं। तो मतलब मैं साल के 90 डेज बस इंडिया में रहता हूँ, बाकी सारे दिन इधर उधर रहता हूँ। तो मैं इस हिसाब से आई एम नॉट अ रेसिडेंट, रेसिडेंट नहीं हूं मैं। सिटीजन तो हूं, सिटीजनशिप तो है मेरे पास इंडिया की ही, तो मैं सिटीजन तो हूं, पर रेसिडेंट नहीं हूं। चलेगा क्या? देखा चलेगा, पहले तो नहीं चलता था देखो, पर इस लॉ को अमेंड हुए जमाना हो गया। भले ही आजकल भी कोई बुक्स या मटेरियल आपको ऐसा दिख जाए जिसमें लिखे ओनली अ नेचुरल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन फॉर्म ओपीसी, नो, ओनली अ नेचुरल पर्सन, only a natural person, citizen of India, you have to be the citizen because this law is for Indian citizens only, ठीक है, उन्हीं के लिए अपॉर्चुनिटी, उन्हीं के लिए प्लेटफॉर्म है, तो कोई बाहर का सिटीजन आके यहाँ पे ओपीसी नहीं बना सकता है, ठीक है। ओनली अ नेचुरल पर्सन, सिटीजन ऑफ इंडिया, whether resident or not, मतलब you may not be residing in India, it doesn't matter, whether resident or not, can form OPC, ठीक है, कैन फॉर्म ओपीसी, मतलब ये लोग नहीं बना सकते हैं। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी होती है जब ओपीसी का क्वेश्चन आता है कि ओपीसी ये बना सकते हैं, ठीक है मैम, बना ली, उन्होंने ओपीसी बना ली। हुआ क्या, 1-2 साल बाद कहीं ना कहीं ही टर्न्ड इनटू अनसाउंड माइंड, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेबिलिटी उनसे चली गई। अब बिजनेस कौन करेगा? डेथ हो गई, बिजनेस कौन करेगा? What about this company? Because company is a perpetual succession. It doesn't matter whether it's OPC, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। कंपनी तो क्या होती है? परपेचुअल सक्सेशन होती है। तो परपेचुअल सक्सेशन अगर है, कोई आए कोई जाए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कंपनी चलती जानी चाहिए। पर कंपनी कैसे चलेगी मैम? प्राइवेट कंपनी में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि 2 मेंबर्स थे, दोनों की डेथ हो गई, तो भी कंपनी चलती है ना। आपने एग्जांपल दिया था कि उनके शेयर्स क्या हो जाते हैं, लीगल हेयर के पास चल जाते हैं, यहाँ पे भी शेयर्स लीगल हेयर के पास चले जाएंगे। देखो, हो सकता है कोई लीगल हेयर ऐसा ना हो जो कंपनी को मैनेज कर पाए, वहां पे तो क्या है, डायरेक्टर्स भी होते हैं, है ना। देखो, अगर ज्यादा लोग हैं, एक ही इंसान है, उसको कुछ हो जाएगा तो चांसेस ज्यादा है ना कंपनी के डूबने के। यहाँ पे 6 इंसान है,
या 2 है, 4 हैं, तो वहां पे चांसेस कम है डूबने के, यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं डूबने के। इसीलिए लॉ ने एक बैकअप प्लान भी बनाया। लॉ ने कहा कि यार देखो ये सब तो सही है, पर कंपनी को ना हम ऐसा नहीं चाहते कि एकदम परपेचुअल सक्सेशन वगैरह की धज्जियां उड़ जाए, तो हम एक बैकअप ऑप्शन भी रखते हैं। और बैकअप ऑप्शन क्या है? बैकअप ऑप्शन इज यू हैव टू गिव द नेम गिव द नेम ऑफ अ नॉमिनी। नॉमिनी कौन होता है यार? जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह में नॉमिनी होते हैं ना, कि कुछ हो गया तो इसको जाएगा, वैसे ही अगर सोल शेयर होल्डर को कुछ हो गया, मतलब इफ ही डाइज और बिकम्स इनकेपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो सोल शेयर होल्डर अब कौन बन जाएगा? ये नॉमिनी। सारे शेयर्स किसको चले जाएंगे? ये नॉमिनी को। तो अब ये नॉमिनी संभालेगा, इसको खुद संभालना है तो संभाले, दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो करे, अगर ऑलरेडी डायरेक्टर है वो कंटिन्यू करें तो करे, ठीक है। सोल शेयर होल्डर ये नॉमिनी बन जाएगा। मैम ये नॉमिनी कौन हो सकता है? कोई रिलेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी आप उसको बना दो, पर वो भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो भी सिटीजन होना चाहिए। ही मे और मे नॉट बी द रेसिडेंट एंड ही कैन नॉट बी द माइनर, because minor is incompetent to enter into contract, तो not a minor, ठीक है। ये होता है ओपीसी। कौन बना सकता है ओपीसी? समझ में आई बात? कौन बना सकता है ओपीसी? अब ठीक है, मिस्टर एक्स आप मेंबर हो ऑफ PQR ओपीसी, ठीक है, and you are nominee of ABC OPC। पहली बात, क्या ये अलाउड है या डिसअलाउड है? ये अलाउड है। मैम हमने तो पढ़ा है 1% कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ 2 OPC। कहां है? क्या मिस्टर एक्स किसी भी 2 OPC के मेंबर हैं? नहीं है। मैम हमने ये भी पढ़ा है कि 1% कैन नॉट बी द नॉमिनी ऑफ 2 OPC। क्या मिस्टर एक्स किसी 2 OPC के नॉमिनी है? नहीं है। तो at one point of time he is not the member of 2 OPC, he is not the nominee of 2 OPC, he is a member of 1 OPC and a nominee of 1 OPC, which is allowed। वो allowed है, ठीक है, ठीक है मैम। पर हुआ क्या, जिसके ये नॉमिनी थे, इसका जो सोल शेयर होल्डर था, सोल शेयर होल्डर या फिर जो मेंबर था, आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, ही डाइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट मिस्टर एक्स becomes the member of ABC OPC also। ये क्या हो गए? इसके भी मेंबर बन गए। अब इनको क्या करना पड़ेगा? अब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हुआ कि इसके तो ये मेंबर थे ही, और बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग द नॉमिनी ही बिकेम दिस OPC's मेंबर ऑल्सो। अब क्या करें? अब विद इन 180 डेज, 180 दिन का मिलेगा इनको समय, एंड विद इन 180 डेज ही हैज टू चूज कि कौन सी ओपीसी मेरे दिल के ज्यादा करीब है, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि एक से शादी की थी, जिससे शादी करना चाहते थे वो भी आ गई, तो अब चूज करना है। या फिर शादी नहीं की थी, शादी तो बहुत ज्यादा वाली बात हो जाती है, ठीक है। गर्लफ्रेंड तक रख लेते हैं कि ये हाँ नहीं कर रही थी, है ना, दूसरे को पटा लिया, वो भी आ गई, तो अब चूज करना पड़ेगा ना। साइडली यू हैड टू चूज। इनफैक्ट व्हेन आई एम सेइंग ऑल ऑफ दिस, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन है। व्हेन यू वांट टू फॉर्म ओपीसी एंड व्हेन यू वांट टू मैरी, मतलब मैरिज और ओपीसी का जबरदस्त सा कंपैरिजन है, ठीक है। ओपीसी में क्या होता है? ओपीसी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आप तो हो ही ना, आपको और क्या चाहिए? आपको चाहिए एक नॉमिनी, है ना। शादी करने के लिए क्या चाहिए? आप तो हो ही ना, लड़की चाहिए यार, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है ना। तो लड़की चाहिए, फाइंड अ गर्ल। ओपीसी में फाइंड अ नॉमिनी और मैरिज में फाइंड अ गर्ल। अब क्या लड़की मिल गई और बस कार्ड वार्ड छपवाओ और पकड़ के शादी कर लो? नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना यार। लड़की को पटाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, आर यू रेडी टू मैरी मी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऑब्टेन हर कंसेंट, है ना, ऑब्टेन हर कंसेंट। ओपीसी में
ओपीसी में भी नॉमिनी से पूछना पड़ेगा। मान लो आपके जो चाचा जी हैं आपको बड़े पसंद आए, उनको लगा कि आप अगर कुछ हो जाता है तो ये कंपनी को सही संभाल लेंगे, इनके पास बड़े सालों का एक्सपीरियंस है, इनका नाम लिख देते हैं। चाचा जी नॉमिनी बनने को तैयार है कि नहीं है ना? तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होता है, ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ नॉमिनी। ठीक है, अब हमने लड़की ढूंढ ली, उसकी हाँ भी करवा ली, शादी वादी के कार्ड छप गए, शादी की तारीख निकल आई, शादी 2 महीने बाद है। अब तब तक क्या करें? तब तक चलता है कोर्टशिप पीरियड, और इस कोर्टशिप में ना बहुत सारे रिश्ते एकदम तबाह हो जाते हैं, है ना? तो अब हो सकता है कि लड़की को आप पसंद ना हो, तो वो क्या कर सकती है, विदड्रॉ हर कंसेंट। उसने अरे यार वापस ले लिया, उसने बोला नहीं ना, मैं तो ये तो पूरा एकदम रेड फॉरेस्ट है यार, इससे तो मैं तो शादी नहीं करूंगी। विदड्रॉ हर कंसेंट बिफोर मैरिज, है ना, शादी होने से पहले, उसके बाद तो सीधे डिवोर्स होगा। तो क्या नॉमिनी भी ऐसा कर सकता है? हाँ, उनको पहले लगा था कि चलो ठीक है कंपनी मैनेज कर लेंगे, बाद में पता चले यार कंपनी में तो बहुत सारे फ्लॉज हैं, हम तो फंस जाएंगे। तो विदड्रॉ कंसेंट बिफोर एक्चुअली बिकमिंग द मेंबर, है ना? उसके पहले पहले आप कंसेंट विड्रॉ कर सकते हो, क्या दिक्कत है? ठीक है, अपना एक प्रोसीजर होता है कैसे कंसेंट विड्रॉ करते हैं। अच्छा, जब आप कोर्टशिप कर रहे हो तो आपको लगा यार ये लड़की तो मेरे लिए सही नहीं है, मैंने गलत चूज कर लिया, तो क्या आप लड़की बदल सकते हो? हाँ, शादी तो ना हुई है। सो कैन यू रिप्लेस द गर्ल? यस, व्हाई नॉट। लाइकवाइज कैन यू रिप्लेस द नॉमिनी? यस, व्हाई नॉट, रिप्लेस द नॉमिनी। तो ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पहले इतनी चीज आपको पढ़ाऊंगी एंड देन आई विल एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलो। OPC Section 2 Clause 62, one person company means a company which has only one person as a member, basically a private company with some unique features. आप limited by shares बना सकते हो, limited by guarantee बना सकते हो, unlimited company बना सकते हो, only one person as a member, कोई minimum paid up capital नहीं है। आपको एक नॉमिनी का नाम देना होता है, उस नॉमिनी का नाम कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ वन पर्सन कंपनी में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ OPC। ठीक है, जो कि अगर सब्सक्राइबर की डेथ या इनकेपेबिलिटी आ जाती है तो वो पर्सन मेंबर बन जाता है। जिस भी पर्सन का नॉमिनी का हम नाम लिखते हैं मेमोरेंडम में, उसकी हम प्रायर कंसेंट लेते हैं और आरओसी को दे देते हैं। ठीक है, अभी आरओसी क्या होता है अभी सब बताऊंगी बाद में। ठीक है, वो पर्सन अपनी कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, आप चाहें तो आप इस नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं और बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर। ठीक है, नाउ कोई भी पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन OPC और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। ठीक है, कोई भी माइनर नॉमिनी नहीं बन सकता है, ना तो वो मेंबर बन सकता है। ठीक है, ये पेनाल्टी फिलहाल हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब ओनली अ नेचुरल पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो ही OPC बना सकता है एंड वो ही नॉमिनी भी हो सकता है। ठीक है, अब ऑल्दो ये जो लाइन लिखी हुई है ये रेलेवेंट ही नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें कभी चेक ही नहीं करना है क्या तुम रेसिडेंट हो। अगर तुम रेसिडेंट हो तो तुम OPC बना सकते हो, नहीं तुम रेसिडेंट हो या तुम रेसिडेंट ना हो तुम OPC बना सकते हो। तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है, हम क्यों चेक करें रेसिडेंट। फिर भी लॉ में दिया हुआ है कि वो बंदा जो 120 दिन कम से कम रहा है, पर्सन हु हैज स्टेड फॉर एटलीस्ट 120 days इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट। मैम टैक्स में तो हमने कुछ और पढ़ा है, तो यहाँ तो कुछ और पढ़ रहे हो, तो मैम याद क्या रखना है? वहाँ वो याद रखना है, यहाँ ये याद रखना है। टैक्स के पेपर में वो लिख के आना, लॉ के पेपर में ये लिख के आना। लॉ के पेपर में मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में, सिर्फ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? 120 days। ठीक है, तो बस MCQ के पर्सपेक्टिव से ये 120 days याद रखना है, बाकी क्वेश्चन में आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई केस बेस्ड क्वेश्चन में फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि आप रेसिडेंट हो या ना हो, आप OPC बना सकते हो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, अब कुछ बातें यहाँ पे देखो और लिख रही होंगी और दिख रही होंगी, वो सारी बातें, एग्जेम्पशन, बेनिफिट्स, बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, वो हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन के समय में।
Okay, so don't worry on that part. Okay, now there are two more things. One is सेक्शन 8 कंपनी. सेक्शन 8 कंपनी एक चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनाई हुई एनपीओ, जिसको बोलते हैं ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वैसी कंपनी होती है. आप ओपीसी को सेक्शन 8 नहीं बना सकते और सेक्शन 8 को आप ओपीसी की तरह नहीं फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है. ठीक है, अब एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछती हूँ. कैन OPC be a subsidiary company? अब इसमें दिमाग लगाओ और बताओ. जिसने ये सही बताया, can OPC be a subsidiary company? The answer is no. Why not, ma'am? भाई, OPC में सिर्फ और सिर्फ एक शेयर होल्डर होगा, हाँ कि ना? और वो शेयर होल्डर क्या होता है? नेचुरल पर्सन. सब्सिडियरी बनने के लिए किसी दूसरी कंपनी को इस कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल. इस कंपनी का कोई कंपनी शेयर होल्डर हो ही नहीं सकती. ओनली द नेचुरल पर्सन विल बी द शेयर होल्डर, सोल मेंबर, सोल शेयर होल्डर. तो ये कभी भी सब्सिडियरी नहीं हो सकती है. क्या ये होल्डिंग हो सकती है? मतलब ये कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है? व्हाई नॉट? बट लॉ में यहां पे भी रिस्ट्रिक्शन दे दिया. लॉ में बोला कि ओपीसी यू कांट इन्वेस्ट इन एनबीएफसी, मतलब यू कैन नॉट कैरी आउट एनबीएफसी एक्टिविटीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते हो. एंड यू कांट इन्वेस्ट इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद सकते हो. तो मतलब कंक्लूजन, ओपीसी कैन नीदर बी अ होल्डिंग कंपनी नॉर बी अ सब्सिडियरी. ना तो आप होल्डिंग हो सकते हो, ना तो आप सब्सिडियरी हो सकते हो. समझ में आई बात? ऑल गुड, ऑल क्लियर? चलो, तो ये हमने बेसिक पढ़े हैं अभी ओपीसी के बारे में. बट अभी हमें बहुत कुछ और पढ़ना है. ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे जब हम इनकॉर्पोरेशन करेंगे तब. टिल देन रिवाइज वेल. टुडे आई हैव नॉट गिवन यू एनी होमवर्क टू राइट एनीथिंग, बट देन अच्छे से रिविजन करना. एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, थैंक यू.